जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के चर्चगेट इलाके में और यहाँ पर आज मैं मिलने आया हूँ भारतीय जनता पार्टी से आबिद अली यासीन चौधरी साहब, जो कि राष्ट्रीय सह प्रभारी है सूफी संवाद महाअभियान के। आज इनसे हमारी मुलाकात हुई है और बहुत सारी योजनाओं के बारे में इनसे बातचीत हुई। इनका कहना है कि जो मुस्लिम का सूफी समाज है वो इनसे राब्ते में आना चाहते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी सरकार है इस वक्त, मोदी जो सरकार है, उन्होंने जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उन लोगों के लिए जो स्कीमें बनाई हैं वो जहां तक नहीं पहुंच पा रही है, उस सिलसिले में इनके पास कुछ बातें हैं जो ये जो सूफी जो समाज है, जो मुसलमानों का जो समाज है, उन तक वो कुछ मैसेज, वो कुछ पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। इस सिलसिले में इनसे बात करने आए हैं। आबिद अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हमने सुना है कि जो सूफी संवाद नाम से आप लोगों ने एक चीज़ कुछ की है, उस क्या है अचल ये सूफी संवाद? देखिए, ये सूफी संवाद महाअभियान जो है ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जाने वाला है। उनके निगरानी में ये प्रोग्राम चलेगा, जिसके तहत हम सूफी समाज के, जैसे दरगाहों के जो गद्दी नशीन हैं, फिर खानकाहों के जो गद्दी नशीन है, फिर मदरसों के जो आलिम है, मस्जिदों के इमाम है, इनसे मुलाकात की जाएगी, इनसे संवाद साधा जाएगा। इनको भारत सरकार के द्वारा जो स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, वो किस तरीके से इनको इसका लाभ मिल सकता है, कैसे वो इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे ये अवेल कर सकते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदरसों से रिलेटेड बोलो, मस्जिदों से रिलेटेड बोलो, दरगाहों से रिलेटेड बोलो, रोज़गार से रिलेटेड बोलो, जो मसले हैं, इन मसलों के ऊपर उनके तरफ से जो भी हमारे पास मैसेजेस आएंगे, उसके ऊपर हम हमारे तरफ से जो भी अच्छा काम करके दे सकते हैं या उनको सॉल्व करके दे सकते हैं वो प्रॉब्लम्स, वो उसके ऊपर हम काम करेंगे। और ये मुमकिन है सिर्फ़ और सिर्फ लोगों से बातचीत करने के बाद। तो इसीलिए हमने शुरुआत की है सूफ़ियों से बात करने के लिए, क्योंकि सूफ़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सूफियों के द्वारा बहुत सारे लोगों का रोज आना जाना होता है। जब उनको ही ये मैसेज मिल जाएगा कि भारत सरकार मुसलमानों के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आई है, किस तरीके से मुसलमानों को रोजगार मिल सकता है, किस तरीके से मुसलमानों को एजुकेशन में और हेल्थ में, इंश्योरेंस में, ये सब चीज़ों में सरकार के द्वारा मदद मिल सकती है, तब कहीं ना कहीं एक लोकल लेवल के घर तक के ये मैसेज जाएगा। सर, जिस तरह से आज आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के आप घर तक जाना चाहते हैं, सूफी संत तक आप जाना चाहते हैं, 2014 से मोदी सरकार बैठी है, सवाल ये उठता है कि चुनाव जब करीब आ रहे हैं तो क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये बीजेपी की एक राजनीति है कि इलेक्शन के करीब आने के बाद ही असल में उन्हें मुसलमानों की याद आ रही है? ये भी एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर। जी, आप जो सवाल पूछ रहे हो इसका जवाब सबसे बेहतर ये है, 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार बना करके भारत के प्रधानमंत्री बोल के नियुक्त हो गए, उन्होंने जब भी सवाल ली तब भी उन्होंने हर वक्त यही कहा कि मैं चाहता हूँ मेरे देश के मुसलमान बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में किताब, और इस तरीके से वो एजुकेट होके देश के प्रति अच्छा काम कर सके। आप बताइए, इससे पहले कौन से प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों के लिए बात की? कौन से प्रधानमंत्री ने मुसलमान बच्चों के हाथ में कुरान और कंप्यूटर की बात की? कौन से प्रधानमंत्री ने मुसलमान समाज के लिए कोई अच्छा काम किया बड़ा? कांग्रेस ने तो 1950 में मुसलमानों का आरक्षण ही छीन लिया। उस वक्त तो हम चुप बैठे। आज चुप बैठने की बात नहीं है, आज नरेंद्र मोदी जी पूरे एक्टिव मोड में आ चुके हैं। वो दिली गहराइयों से चाहते हैं कि मुसलमान समाज तक हर वो बेनिफिट पहुंचे जिससे कि उनकी तरक्की हो और वो समाज में आगे बढ़ चढ़ करके भारत देश का नाम ऊंचा कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि जैसे कि अब आप सूफी संतों के दरबार में जाएंगे, वहां जाकर आप अपने काउंटर्स लगाएंगे, तो ये मंशा तो नहीं है कि जब आप उन्हें कुछ दे रहे हैं तो वहां से भी कम बैक कुछ रिटर्न्स आपको मिले, चाहे वो वोट की शक्ल में क्यों ना हो? कहीं आप लोगों की ऐसी सोच तो नहीं है कि मुसलमानों को कुछ दिया जाएगा और बाद में उनसे वोट लिए जाएंगे? अगर ये लेने के बाद वो वोट नहीं देते तो क्या? देखिए, अच्छे काम के बदले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलता है। वो दुआओं की शक्ल में मिले या वोट की शक्ल में मिले, हमें दोनों चीज़ों का स्वागत करते हुए इस नेक काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बदले में विपक्ष ये सोचे कि हम वोटों के लिए कर रहे हैं, तो हम विपक्ष से यही करना चाहते हैं, भैया स्कीम जब बनी थी तब तो हमारी सरकार ऑलरेडी बन चुकी थी ना, तो हमने उस वक्त वोटों के लिए स्कीम नहीं निकाली थी, हमने लोगों के लिए स्कीम निकाली थी। आप विपक्ष में बैठे थे मगर आपने लोगों तक वो स्कीम पहुंचने नहीं दी। इसलिए हम आज ग्राउंड लेवल पे उतर करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मुसलमान समाज के लिए अलग अलग मुहिम बनाई गई, अलग अलग स्कीम बनाई गई, हम खुद जा करके अब उस पर काम करेंगे। अगर यदि ऐसा हुआ कि विपक्षी जो इस वक्त पार्टी है, आप लोगों का कार्य देखने के बाद वो भी इस चीज के लिए अगर मैदान में उतर जाते हैं तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? सर, इसमें सामना क्यों करना है, इसमें तो फायदा है।
लोगों का फायदा हो रहा है, हमारे जरिए से हो या विपक्ष के जरिए से हो। हम चाहते ही है विपक्ष जो छुपा के बैठी है, दबा के बैठी है, वो योजनाएं, वो जानकारी लोगों तक पहुंचे। अगर हमारे जागा करने से वो जागा हो रहे हैं, उनके मन में वोट की लालच है और वो लोगों तक जाकर के मदद कर रहे हैं, तो वेलकम है, अच्छी बात है। मुद्दा तो यही है कि हमारे जो योजनाएं लोगों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। तो नाज़रीन, देखा आपने, ये थे आबिद अली साहब जिनकी ये मंशा है कि मोदी सरकार की जो स्कीम्स हैं वो अल्पसंख्यक, पिछड़े तबके के, पसमानदा तबके के मुसलमानों तक पहुँचे और जो मुसलमान इस वक्त परेशान हाल है उन तक वो सारी स्कीमें पहुँचाने की इनकी ये मंशा है। और मुंबई के, महाराष्ट्र के जो 6 डिविजन्स हैं वो 6 डिविजन्स में इन्होंने एक प्रभारी पर 5 सह प्रभारी रखे हैं और ये पूरी टीम अलग अलग डिविजन्स में जाकर काम करने वाली है। सारे ही महाराष्ट्र के जो डिविजन्स हैं उसमें अलग अलग जगहों पर इनकी रैली, मोर्चे निकलेंगे या इनकी बैठक होगी और उसके बाद एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी बैठक की जाएगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दिल्ली में आयोजित होने वाली है। क्या कुछ होने वाला है नाजरीन, ये विस्तार से, ये धीरे धीरे एक एक के बाद एक एक चीज़ें हमारे सामने आती रहेगी। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान डेली को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।